हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये चैप्टर जो है टोटल 2 वीडियोस में बनने वाला है। तो फर्स्ट जो वीडियो होगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एसिड और बेस और उनके रिएक्शंस, और जो सेकंड वीडियो जो बनेगा उसमें हम लोग पीएच के बारे में पढ़ेंगे और सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसिड से। तो एसिड की जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज है वो है एसिड हैव सॉ टेस्ट। सॉ टेस्ट का मतलब ये हुआ कि एसिड जो होते हैं वो खट्टे होते हैं। सेकंड है टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, मतलब कि अगर कोई ब्लू लिटमस में तो वो एसिड के कांटेक्ट में आके वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड है इट रिलीजेस H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है वाटर, और वाटर में एसिड को जब फेंकोगे तो वो H+ आयन रिलीज करेगा। नेक्स्ट अगर बात करें इसी के एग्जाम्पल से, तो कुछ एसिड्स के एग्जाम्पल हैं जैसे मिथेनोइक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है HC+O और OH। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ HCOOH और इसे अगर मैं वाटर में फेंकूँ, वाटर दैट इज एक्वा सॉल्यूशन, तो ये H+ रिलीज करेगा। ध्यान रहे इसको बनाने का तरीका क्या है कि जब भी आपको कोई भी एसिड दिया रहे उसमें से आपको क्या निकालना है H+। तो H+ को हम लोग पॉजिटिव बोल दिए, तो जो बचा हुआ पार्ट है वो बन जाएगा नेगेटिव, दैट मीन्स कि HCOO-। तो ये एसिड है। नेक्स्ट अगर देखें तो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या लिखा हुआ है CH3COOH। तो यहां पर इसको किस तरीके से लिख सकते हैं CH3COOH। अब एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि जब वो एक्वस सॉल्यूशन में उसे फेंकेंगे तो वो H+ रिलीज करेगा। अब यहां से मैंने H+ लिख दिया। अब यहां से देखो, यहां से H+ जब निकल जाएगा तो जो बचा हुआ पार्ट है वहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो लिख देंगे CH3COO नेगेटिव। तो एसिड की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो वाटर में जाने के बाद H+ रिलीज करता है। उसी तरीके से एक फेमस एग्जांपल आपने पढ़ रखा होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में भी मैं बता देता हूं। जैसे कि यहाँ पे HCl हमने लिखा, तो HCl से क्या मिलेगा अपने को H+, और H+ के साथ क्या रिलीज होगा Cl-। तो जब भी कोई भी एसिड हो आपको उसमें H+ निकाल देना है, जो बचेगा उस पर नेगेटिव चार्ज लगा देना है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड के होते हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया एसिड वो होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ फेंकते हैं, H+ देते हैं। तो अब यहां पर देखें एन एसिड विच इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस H+ इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। अब यहाँ पे मतलब समझेंगे, जो आयोनाइज है, आयोनाइज होने का मतलब ये हुआ कि कोई भी एसिड जो है, जैसे कि यहाँ पे मैंने HCl लिखा है, तो ये HCl आयोनाइज हो गया, मतलब कि ये टूट गया, किसमें, पॉजिटिव में और नेगेटिव में। तो कोई अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो कंप्लीटली टूट जाएगा H+ और उसके नेगेटिव चार्ज वाले में। तो वैसे को हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये आपको कुछ एग्जांपल्स याद रखने चाहिए, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। अगर आप ये पूछेंगे कि ये कैसे पता है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये एक्सपेरिमेंटल डाटा के थ्रू पता करते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि हम देख के नहीं बता सकते सॉल्यूशन को कि उसमें H+ है या नहीं है। सिमिलर वे में वीक एसिड के बारे में देखते हैं। वीक एसिड क्या होंगे, पढ़ते हैं। एन एसिड विच इज पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड दस प्रोड्यूसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने एसिड को वाटर में फेंका तो उससे आयोनाइजेशन तो हुआ लेकिन कंप्लीटली आयोनाइजेशन नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए आपने कोई एसिड लिया 100, ठीक, अब उस 100 को वाटर में फेंका तो आपको क्या दिखा, 40 to 50 ही वो H+ रिलीज कर रहे हैं। जबकि अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड को फेंकेंगे, ये बस मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूं, ऐसा होता नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड को देखेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड अगर हमने 100 लिया तो ये मैक्सिमम के मैक्सिमम जो है वाटर में जाने के बाद H+ रिलीज करेंगे, जैसे मान लेते हैं 90। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो ज्यादा से ज्यादा H+ आयन रिलीज करते हैं वाटर में जाके, जबकि वीक एसिड के साथ ऐसा नहीं होता है। तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उन्हें हम वीक एसिड्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे हुआ है एसिटिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड, दीज आर वीक एसिड्स। तो चलिए अब 2 और बातें पढ़ने वाले हैं, ये टर्म्स जो कि NCERT में लिखे हुए हैं, कंसंट्रेटेड एसिड्स और डाइल्यूट एसिड। तो देखिए अगर मान लो एसिड के साथ हमने वाटर मिला दिया है ना, अब एसिड का अगर क्वांटिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर तो उसे हम कहेंगे कंसंट्रेटेड एसिड। अगर डाइल्यूटेड एसिड की बात करें तो एसिड का जो कंसंट्रेशन होगा, एसिड का जो अमाउंट होगा, जो क्वांटिटी होगी, वो वाटर के कंपैरिजन में कम होगा, तो उसे हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिड।
कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो होता है वो काफ़ी खतरनाक होता है, इससे अपने को बच के भी रहना चाहिए, ये हमारे स्किन वगैरह को भी जला सकता है। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो डेली लाइफ में अपने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सोर्सेस और यहाँ पर एसिड। कौन कौन से ऐसे सोर्सेस है जिसमें क्या क्या एसिड मिलता है, उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे विनेगर, जिसको हम लोग सिरका भी बोलते हैं, उसमें एसिटिक एसिड होता है। सिमिलरली गुआवा और आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड होता है। लेमन, ऑरेंज या कोई भी साइट्रस फ्रूट, उसमें क्या होता है, साइट्रिक एसिड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना चाहिए। सिमिलर वे में मिल्क और कर्ड की अगर बात करें तो उसमें लैक्टिक एसिड होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड स्टिंग, मतलब कि जो चींटी, लाल चींटियां जो काटती है ना, वो भी एक टाइप का एसिड रिलीज करती है, और वो एसिड कौन सा होता है, मिथेनोइक एसिड, जिसे हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट है टोमेटो। टोमेटो में होता है ऑक्सैलिक एसिड, और टैमरिंड में होता है टार्टारिक एसिड, दैट इज इमली जो आप खाते हैं उसमें होता है टार्टारिक एसिड। तो ये सब जो है वो फ्रूट्स हैं जिनमें कौन कौन सा एसिड मिलता है, ये हमने देखा। तो यहाँ पर हमने एसिड की प्रॉपर्टीज देखी, तो नेक्स्ट देखने वाले हैं बेस के बारे में। तो बेस की जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज है वो ये है कि हैव अ बीटर टेस्ट। बीटर टेस्ट का मतलब ये कड़वा होते हैं। सेकंड, सोपी टू टच होते हैं। थर्ड, टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, मतलब ये हुआ कि अगर कोई रेड लिटमस है और वो बेस के कांटेक्ट में आएगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा और वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि हमने जस्ट अपोजिट पढ़ा था एसिड में। फोर्थ पॉइंट है कि रिलीज OH माइनस आयन इन एक्वस सोल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्वस सोल्यूशन में बेस को आप फेंकोगे तो ये OH माइनस आयन रिलीज करेगा, जबकि हमने एसिड में क्या देखा था कि वो H प्लस रिलीज करता है। जैसे एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। अगर हमारे पास NaOH है तो Na को क्या बोलते हैं, सोडियम, और OH क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड। ध्यान रहे, जो हाइड्रोक्साइड होता है उसका जो वैलेंसी होता है वो 1 होता है, और सोडियम का कितना होता है वैलेंसी, 1। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप किसी भी रिएक्शन को बहुत अच्छे से समझ सकें। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर आप इसको एक्वा सोल्यूशन मतलब वाटर में इसको लेके जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, OH माइनस। जैसे एसिड में क्या मिलता था, H प्लस। अब यहाँ पर OH माइनस आया तो जो बचा हुआ पार्ट है उसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। जबकि एसिड में हमने क्या देखा था कि एसिड H प्लस देता था तो जो बचा हुआ पार्ट था वो नेगेटिव बन जाता था। सेम केस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर मैं बात करूं तो CaOH का होल ट्वाइस। आपको यहाँ पे ये भी समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे OH का होल ट्वाइस क्यों हो रहा है, क्योंकि कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, और क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो OH की वैलेंसी 1, तो कैल्शियम के नीचे 1 हो जाएगा, और OH का होल ट्वाइस हो जाएगा क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 थी। तो अब देखिए, इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, OH माइनस, और साथ ही साथ क्या मिलेगा, Ca+2। +2 क्यों लिखा, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, और यहाँ पे OH माइनस कितने हैं, 2, तो यहाँ पे हम लोग 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से बेस एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस रिलीज करता है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ बेस पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ बेस में सबसे पहले बताया जा रहा है कि बेसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। यहाँ पे 2 टाइप के बेसिस पढ़ने हैं जो आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। फर्स्ट इज वाटर सॉल्युबल एंड सेकंड इज वाटर इनसॉल्युबल। जो वाटर सॉल्युबल है काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं इससे, इसलिए इस पर ध्यान देंगे। द हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर सॉल्युबल इन वाटर। इसका मतलब क्या हुआ कि एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो हाइड्रोक्साइड होंगे वो वाटर में सॉल्युबल होंगे, मतलब वाटर में आसानी से घुल जाएंगे। अब ये हाइड्रोक्साइड किसी मेटल का बनाने का तरीका क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये मेटल है और यहाँ पर हाइड्रोक्साइड है, तो हाइड्रोक्साइड की जो वैलेंसी होगी वो 1 है, और मेटल की जो वैलेंसी है वो 2 है, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दो तो हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे M के नीचे तो 1 आएगा, और OH का होल ट्वाइस। अब ये डिपेंड करेगा कि मेटल की वैलेंसी क्या थी। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रिक, जिससे आप आसानी से याद रख सकते हैं कि एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल के कौन कौन से होते हैं। और इसको अगर आप एल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल याद कर लो तो उसका हाइड्रोक्साइड बना सकते हो, और उसका हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, वाटर में इजिली सॉल्युबल होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, एल्कली बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब जो है एल्कली हैं, दैट इज वाटर में इजिली सॉल्युबल हैं, और ये स्ट्रॉन्ग बेस एज अ कंसीडर किए जाते हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड देखा था, उसी फॉर्म में स्ट्रॉन्ग बेस भी है कि एक्वस सॉल्यूशन में आसानी से आयोनाइज होकर टूट के OH माइनस रिलीज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसका ट्रिक क्या है। यहाँ पे मैंने लिखा है लीना का बेटा मांगे कार।
अब देखिए लीना का जो है वो अल्कली अर्थ मेटल में आएगा, जबकि बेटा मांगे कार जो आएगा अल्कलाइन अर्थ मेटल में। अब किस तरीके से इसको याद रखना है वो देखिए, लीना में एल जो रिप्रेजेंट करेगा वो लिथियम को रिप्रेजेंट करेगा, आपने पढ़ा होगा। Na जो रिप्रेजेंट करेगा वो सोडियम को रिप्रेजेंट करेगा, Ka पोटेशियम को, Be बेरिलियम को, Mg मैग्नीशियम और Ca कैल्शियम। तो लीना का जो हो गया अल्कली और बेटा मांगे कार हो जाएगा अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब इसके जो हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे, इनके अगर आपने हाइड्रोक्साइड बना लिए तो जो बन जाएगा जिसे हम लोग बोलेंगे बेस, वो बेस जो होगा इजीली वाटर में सॉल्युबल होगा। जैसे कल को आपसे मैंने पूछा कि आप पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड बनाइए, तो आप K लिखोगे और OH लिखोगे, और आपको पता है कि इन तीनों की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है, जबकि इन तीनों की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है। तो आप आराम से KOH लिख सकते हैं। जबकि अगर मैं आपसे बोलूं कि मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनाओ तो Mg लिखोगे और OH लिखोगे, और आपको पता है कि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है तो OH के आगे क्या लगा दोगे 2। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि कौन से जो बेस होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। अगर आपको ये याद है तो आगे के जो क्वेश्चंस आते हैं उसको बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एसिड एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी। इसका मतलब ये हुआ कि हम कैसे लैब में पहचानेंगे कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, क्योंकि सारे एसिड और बेस को आप टेस्ट करके नहीं बता सकते कि वो एसिड है या बेस है। जैसे कि पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पढ़ा था कि बेस जो है वो बीटर होते हैं, मतलब कड़वे होते हैं, और एसिड जो होते हैं वो खट्टे होते हैं। लेकिन सारे एसिड्स को आप टेस्ट नहीं कर सकते हैं, कुछ एसिड्स जो है हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं होते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम उसे लैब में पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस विच इंडिकेट्स द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन बाय द कलर चेंज। मतलब ये हुआ कि इंडिकेटर्स वैसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी सॉल्यूशन के कलर को चेंज करके बताते हैं कि वो एसिड है या बेस है। तो चलिए आते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स में। जो इंडिकेटर्स के टाइप है जिसमें सबसे पहले अपने को पढ़ना है नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में। नेचुरल इंडिकेटर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। मतलब ये जो इंडिकेटर्स होते हैं वो अपने को नेचर से मिलते हैं, जैसे लिटमस, टर्मरिक दैट इज हल्दी, रेड कैबेज, चीना रोज आर some common natural indicators used widely to show the acidic और basic characters of substance। अब किस तरीके से ये होते हैं वो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिटमस के बारे में जानते हैं। लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिचेंस। लिटमस जो है वो लिचेंस से ऑब्टेन्ड होता है, एंड द सॉल्यूशन ऑफ लिटमस इज पर्पल इन कलर। जबकि इनका जो कलर होता है वो पर्पल होता है। लिटमस पेपर कम्स इन 2 कलर। जो लिटमस पेपर होता है वो अपने को 2 कलर मिलता है, दैट इज ब्लू एंड रेड। अब हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले कि एसिड को किस तरीके से चेक करते हैं। एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। दैट मीन्स ये हुआ कि अगर कोई लिटमस पेपर है और वो ब्लू कलर का है और एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट इज देखिए यहाँ पे कलर का चेंज हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे एसिड। जबकि जो बेस है टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, इसका मतलब पहले से अगर वो रेड है तो वो बेस के कांटेक्ट में आके ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उससे हम लोग बोलेंगे बेस। अब कभी कभी कुछ बच्चों के क्वेश्चंस ये होते हैं कि अगर हम लोग रेड लिटमस को ही एसिड के कांटेक्ट में लेके आएंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पर किसी भी टाइप का कलर में चेंज नहीं आने वाला है। अब आते हैं टर्मरिक पे। टर्मरिक दैट इज हल्दी। हल्दी का कलर होता है येलो, ठीक। अब येलो कलर है, अगर मान लीजिए आप खा रहे हो और आपके शर्ट पे, वाइट शर्ट पे गिर गया तो आपको दिखता होगा कि वो येलो कलर का होता है। अगर आपने उस पे सोप लगाया, सोप का मतलब क्या हुआ साबुन, आपने साबुन लगाया तो आप क्या देखोगे कि जैसे ही आप साबुन लगाओगे वो रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। अब ये रेडिश ब्राउन में क्यों कन्वर्ट हुआ, ये सोचने वाली बात है। क्यों? क्योंकि जो सोप है वो बेसिक मीडियम होता है, उसमें बेस प्रेजेंट होते हैं। अब उसमें जैसे ही बेस आया तो वो रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो गया। जबकि एसिड के कांटेक्ट में येलो का वो येलो ही रहता है, किसी भी टाइप का कोई इसमें फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब ये हुआ कि अगर हल्दी एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो उसका जो कलर है येलो का येलो रहेगा, जबकि बेस के कांटेक्ट में आने से क्या होगा, वो रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलर वे में रेड कैबेज की बात करें तो रेड कैबेज का जो कलर होता है, उसका जो नेचुरल कलर होता है उसे हम बोलते हैं पर्पल, पर्पल कलर का होता है। और जब ये एसिड के कांटेक्ट में आता है, एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो वो रेडिश में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर वो बेस के कांटेक्ट में आएगा तो वो ग्रीनिश येलो के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर कलर को चेंज करने से, कलर जो है एसिड और बेस के कांटेक्ट में आने से उसका जो एक्चुअल कलर था वो चेंज हो जा रहा है, जिसके बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन एसिड है और कौन बेस है।
तो चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडिकेटर पढ़ते हैं, दैट इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? सब्सटेंसेस विच चेंजेस देयर स्मेल when mixed with acid और base are known as olfactory indicators। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंडिकेटर्स हैं कलर चेंज नहीं करते हैं, जबकि ये अपना स्मेल ही चेंज कर देते हैं। जैसे एसिड और बेस के कांटेक्ट में आते हैं तो इनका स्मेल जो होगा या तो चेंज हो जाएगा या तो उनका जो एक्चुअल जो स्मेल होगा वो खत्म ही हो जाएगा। इसमें एग्जांपल्स क्या है? अनियन एंड वेनिला। अब ये दोनों एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी बुक में है, तो इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपके एनसीईआरटी के एक एक लाइन्स पढ़ा रहा हूँ, साथ ही इसके नोट्स भी बने हुए हैं। तो चलिए अनियन की बात करते हैं। पेस्ट और जूस ऑफ ऑनियन लॉसेस इट्स स्मेल व्हेन एडेड विद बेस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अनियन का जो एक्चुअल जो स्मेल होता है अगर हम बेस के कांटेक्ट में लेके आएंगे तो उसका स्मेल गायब हो जाएगा, जबकि एसिड के कांटेक्ट में आने से जो अनियन का स्मेल था उसमें कोई भी फर्क आने वाला नहीं है। सेम केस में वेनिला की बात करूं मैं, द स्मेल ऑफ वेनिला वेनिसेस विथ बेस। इसका मतलब ये हुआ कि बेस के कांटेक्ट में आते ही जो वेनिला का स्मेल होगा वो गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बट इट्स स्मेल डज नॉट वेनिश विथ एसिड। मतलब एसिड के कांटेक्ट में जब वेनिला को लेकर आएंगे तो जो वेनिला का एक्चुअल कलर एक्चुअल जो स्मेल होगा वो गायब नहीं होगा। तो नेक्स्ट आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि इसे हम लोगों ने बनाया है इस इंडिकेटर को, और इसके दो जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो है फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं एक चार्ट से कि किस तरीके से फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज यूज होते हैं एसिड और बेस को पहचानने में। तो सबसे पहले फिनोफ्थलीन का कोई एक्चुअल कलर क्या है? कोई भी कलर नहीं है, दैट मीन्स कि ये कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं होता है। जबकि जब आप इसे एसिड के कांटेक्ट में लेके आएंगे तो जो कलर था नहीं और इसके में कोई चेंज आएगा भी नहीं, वैसे का वैसे ही रहेगा। जबकि बेस के कांटेक्ट में आते ही ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये फिनोफ्थलीन क्या बता रहा है? बेस जब भी इसके कांटेक्ट में आएगा तो इसका पहले कोई कलर नहीं था लेकिन वो पिंक में कन्वर्ट हो गया। जबकि मिथाइल ऑरेंज, अब मिथाइल ऑरेंज जो है ये एक ऑरेंज है, ऑरेंज कलर है इसका एक्चुअल, और एसिड के कांटेक्ट में आते ही वो रेड में कन्वर्ट हो रहा है। जबकि बेस के कांटेक्ट में आते ही ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? येलो में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो सिंथेटिक इंडिकेटर हैं अपने कलर को चेंज करके ये बता रहे हैं कि सामने वाला जो सब्सटेंस है या कोई सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है। यहाँ पे हमने लिटमस टेस्ट के बारे में पढ़ लिया जो फर्स्ट ट्रू दिया हुआ है, और उसके बाद भी हम लोगों ने देख लिया था नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में, दैट इज टर्मरिक एंड रेड कैपेज जूस के बारे में। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये पढ़ा कि किस तरीके से लैब में जाकर आप एसिड और बेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और आपके स्कूल में ये एक्सपेरिमेंट भी कराया जाता होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाउ एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल्स। तो एसिड एंड बेस की जो रिएक्शन है वो मेटल के साथ कैसी होती है वो चलिए देखते हैं। जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, मतलब कि मेटल की जो रिएक्शन है वो एसिड के साथ कैसे होगी। एसिड गिव्स हाइड्रोजन गैस अलोंग विथ रिस्पेक्टिव सॉल्ट व्हेन दे रिएक्ट विथ अ मेटल। इसका मतलब ये हुआ कि जो एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। जैसे ओवरऑल रिएक्शन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मेटल के साथ जब भी रिएक्शन हुई सॉल्ट एसिड की तो सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। वो किस तरीके से हुआ वो ये देखते हैं। यहाँ पर सोडियम है, अब सोडियम यहाँ पे एस का मतलब सॉलिड हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड AQ का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि ये एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब वाटर के साथ प्रेजेंट है, और यहाँ पर क्या बन रहा है सोडियम सल्फेट दैट इज एक्वस मीडियम प्रेजेंट है, और हाइड्रोजन गैस जो गैस बन के ऊपर चला गया, जो कि मैंने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पढ़ाया है। दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पर क्या हुआ, सोडियम क्या हुआ मेटल और सल्फ्यूरिक एसिड है, तो यहाँ पर हुआ क्या कि सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि Na2SO4 किस तरीके से बना होगा। सोडियम और सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ किस तरीके से, सल्फर की जो वैलेंसी होती है 2 होती है और हाइड्रोजन जो सोडियम की वैलेंसी होती है 1 होती है। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको फॉर्मूला दिख जाएगा, Na के नीचे क्या आ जाएगा 2 और SO4 का होल 1 हो जाएगा। तो आप लिखो चाहे ना लिखो बात देखिए, तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। मतलब मेटल के साथ एसिड की रिएक्शन जब जब होगी तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। अब आते हैं रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल, मतलब ये हुआ कि बेस की रिएक्शन मेटल के साथ हो रही है। व्हेन अल्कली, मैंने आपको बताया अल्कली क्या होता है, रिएक्ट्स विथ मेटल
इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी बेस मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट के साथ ये भी हाइड्रोजन गैस देगा। मतलब दोनों का नेचर एक जैसा है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड आप देख रहे हैं, जिंक इज द मेटल, इन दोनों आपस में रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं। तो हाइड्रोजन गैस, ये इंडिकेशन किसका है कि हाइड्रोजन गैस ऊपर चला गया एटमॉस्फेयर में, और ये क्या बन रहा है, यहाँ पर सॉल्ट बन रहा है। तो ओवरऑल हम लोगों ने क्या देखा कि जब भी एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, साथ ही साथ सॉल्ट का भी फॉर्मेशन हो रहा है। अब बात यह है कि कोई आपसे पूछे कि आपके पास क्या प्रूफ है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, तो देखिए क्या है यहाँ पर, इफ द गैस बर्न्स विद द पॉपअप साउंड देन इट कंफर्म्स द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो गैस है वो बर्न हुआ पॉपअप साउंड के साथ तो वो कंफर्मेशन है कि वो हाइड्रोजन गैस है। क्या होता है कि जिस जगह से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही होती है आप वहाँ एक कैंडल लेके चले जाओ, जैसे ही कैंडल लेके जाओगे तो हाइड्रोजन गैस उस कैंडल के साथ, बर्नर जो जल रहा होगा उसके साथ रिएक्शन करेगा और एक आवाज आएगी पॉपअप साउंड करके। तो वो साउंड जो है वो हाइड्रोजन गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कि आप केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पढ़े होंगे। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उससे हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होता है। तो चलिए नेक्स्ट रिएक्शन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट्स। तो मैं आपको उससे पहले ये बताना चाहूँगा कि ये मेटल कार्बोनेट को लिखते कैसे हैं, उसका केमिकल फार्मूला क्या है। देखिए, मेटल एंड CO3 कार्बोनेट, कार्बोनेट की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, इसलिए M2 और MCO3, CO3 के नीचे X आएगा। वो X क्या है, वैलेंसी ऑफ मेटल। ध्यान रखेंगे, अगर आपको वैलेंसी याद है मेटल की तो आप किसी भी मेटल कार्बोनेट का फॉर्मूला बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। जैसे एसिड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड रिस्पेक्टिव सॉल्ट अलोंग विथ वाटर व्हेन दे रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट रिएक्शन करेगा तो उसके साथ सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, साथ ही साथ CO2 गैस रिलीज होगी और वाटर का भी फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर CO2 और H2O ये तो फिक्स हो गए, और ये सॉल्ट जो है वो डिपेंड करेगा कि हमने कौन सा मेटल कार्बोनेट्स लिया है और कौन सा एसिड लिया है। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर देखें, फर्स्ट एग्जाम्पल, तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट है। अब सोडियम कार्बोनेट में अगर मैं आपसे पूछूं कि Na2CO3 क्यों है, तो आप समझ सकते हैं कि सोडियम की वैलेंसी 1 होती है और CO3 की वैलेंसी 2 होती है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो NO2CO3 बन जाएगा। अब इसकी जो रिएक्शन हुई है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हुई है। अब ये एसिड के साथ रिएक्शन हुई है तो क्या, CO2 तो रिलीज होगा ही, साथ ही साथ H2O भी रिलीज होगा। अब यहाँ पे जो सॉल्ट बना वो क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो सॉल्ट बनाने का सबसे बेसिक वे क्या है कि एसिड का एनायन ले लो। एनायन का मतलब जो नेगेटिव चार्ज वाला है, तो एनायन क्या होगा, Cl पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक, क्योंकि H+ रिलीज करता है। और मेटल ले लिया करो आप सोडियम कार्बोनेट से या मेटल कार्बोनेट से, तो सॉल्ट का फॉर्मेशन बन जाएगा, क्योंकि सॉल्ट हमेशा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से ही बनेगा। और पॉजिटिव कौन है मेटल कार्बोनेट में वो ढूंढ लो, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में नेगेटिव कौन है वो ढूंढ लो, दोनों को चिपका दो तो आपको सॉल्ट दिख जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल और है, वो देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट आपको दिख रहा होगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन हुई। तो कैल्शियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज मेटल कार्बोनेट एंड एसिड। तो आपको ये दोनों तो कॉमन है कि ये तो CO2 के साथ H2O निकलेगा ही। अब जो सॉल्ट बनेगा वो किसका बनेगा, आप सोचो, मेटल कार्बोनेट में मेटल कौन सा हुआ, कैल्शियम, तो मैंने यहाँ पे कैल्शियम लिख दिया। अब इस कैल्शियम के साथ इसका जो एनायन पार्ट है, एनायन पार्ट कौन सा होगा, क्योंकि H+ निकल जाएगा तो बचेगा SO4, और वो SO4 है। अब कैल्शियम सल्फेट जो बना है वो समझेंगे। कैल्शियम की +2 वैलेंसी होती है और इसकी -2, मतलब 2 वैलेंसी होती है, आप ये समझ लो सिर्फ। तो 2 आपस में क्या होगा, कट जाएंगे, इसीलिए CaSO4 लिखा हुआ है। उसी तरीके से नाइट्रिक एसिड, एसिड और यहाँ पर मेटल कार्बोनेट, तो इन दोनों की जब रिएक्शन हुई तो सोडियम नाइट्रेट बना, वाटर और CO2 तो निकलेगा ही निकलेगा। अब देखो, जो NO3 है, नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड का, NO3 की वैलेंसी 2 होती है, NO3 की भी वैलेंसी 2 हुई, इसीलिए यहाँ पे देखो Na2NO3 बना है, सोडियम की वैलेंसी 1 हो गई। तो सॉल्ट बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, आप एसिड से सबसे पहले क्या कर लो, उसका एनायन देख लो, और यहाँ पर जो मेटल कार्बोनेट है उसका केटायन देख लो, उन दोनों को एक साथ ऐड कर दो तो सॉल्ट बन जाता है। तो आपको अभी तक मैंने जो बताया है उसमें क्या क्या सिखाया वो ध्यान से देखिए। SO4 की वैलेंसी 2 मिल गई अपने को, CO3 की वैलेंसी 2 मिल गई अपने को, और यहाँ पर अभी NO3 के बारे में बताया, इसकी वैलेंसी 2 मिल गई अपने को। तो चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ हाइड्रोजन कार्बोनेट।
अब हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में अपने को पढ़ना है। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, जैसे कि कार्बोनेट आपने देखा CO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट में H लगा देना है, HCO3। अब ये जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसी को हम लोग बोलते हैं बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये है बाइकार्बोनेट। अब इसकी वैलेंसी जो होती है वो 1 होती है। अब 1 होती है तो आप किसी का भी फॉर्मूला बना सकते हो, किसी भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला आसानी से बना सकते हो। जैसे एसिड्स गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड वाटर व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मतलब सिमिलर वे में रिएक्शन होती है, जैसा कि मेटल कार्बोनेट के साथ होता है उसी तरीके से मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी जब एसिड रिएक्शन करता है तो CO2 और H2O तो फिक्स है, और साथ ही साथ सॉल्ट डिपेंड करता है एसिड के नेगेटिव चार्ज और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का पॉजिटिव चार्ज। अब यहां देखेंगे कि टेस्ट फॉर इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मतलब ये हुआ कि हम लोग कैसे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रिलीज होती है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। द गैस इवॉल्व बिकॉज ऑफ रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। इसका मतलब क्या हुआ कि जब गैस इवॉल्व हो रहा है रिएक्शन ऑफ एसिड और मेटल कार्बोनेट से और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, दैट इज CO2, वो जो है वो मिल्की में कन्वर्ट हो जा रहा है। कैसे, अगर आप उसकी रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कर देते हो। मतलब ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड को अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में रखते हो तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट का जो कलर होता है वो मिल्की होता है, मतलब व्हाइट कलर का होता है, और साथ ही साथ वाटर रिलीज हो रहा है। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको फिर से एक्सेस ऑफ CO2 के साथ अगर आप रख दो तो यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस शो दैट द गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का नेचर है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है जो कि मिल्की कलर का होता है। दिस हैपन बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरीके से हमें पता चलता है। जैसे इससे पहले जो हमने रिएक्शन पढ़ा था एसिड और बेस की रिएक्शन मेटल के साथ पड़ी थी, उसमें हाइड्रोजन गैस निकलता है, और वो हाइड्रोजन गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, पॉपिंग साउंड। मतलब बर्नर के सामने लेके जाओ, कैंडल के सामने लेके जाओ तो वो जो आवाज आएगी उसमें पॉपिंग साउंड की जब वो जलेगी। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो इसमें इवोल्यूट होता है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि उसको अगर हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ लेके जाते हैं तो वो मिल्की कलर में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। तो चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिड और बेस की रिएक्शन, की एसिड बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। एसिड और बेस जब भी आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, साथ ही साथ वाटर रिलीज करेगा। तो वाटर तो हमेशा इसमें कंफर्म है कि रिलीज होगा ही। सॉल्ट किससे बनेगा, उसका केमिकल फार्मूला क्या होगा, वो डिपेंड करता है कौन सा एसिड और कौन सा बेस लेके काम कर रहे हैं। तो मतलब जब कभी भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। Since the reaction between acid and base both neutralize each other, hence it is also known as neutralization। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से रिएक्शन होता है। HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। अब ये एसिड क्यों है, मैंने आपको बता रखा है कि ये एक्वा सोल्यूशन में जाके H+ रिलीज करेगा और बेस जो है OH- रिलीज करता है। तो ये जब भी आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या मिला, वाटर। अब सोच के देखो वाटर कैसे बना होगा। हम लोग को बेस से क्या मिलता है, OH- है ना, और एसिड से क्या मिलता है, H+। अब इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, H2O। जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या बना लेगा, सॉल्ट। सेम वे में यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और यहाँ पर बेस है, तो यहाँ से अपने को क्या मिल गया, H+ और यहाँ से क्या मिल गया, OH-। ठीक, अब यहाँ पे कितने OH- मिलेंगे, 2, तो यहाँ पे भी कितने मिलेंगे, 2, तो इसीलिए 2H2O बना है। और सॉल्ट बनाने का तरीका क्या है, जो बचा हुआ पार्ट है, यहाँ पे क्या बच गया, कैल्शियम, और यहाँ पे क्या बच गया, Cl, तो दोनों को ऐड कर दिया तो CaCl2 बन गया। अब ये समझाने की जरूरत नहीं है CaCl2 क्यों बना है, फिर भी मैं बता देता हूँ। कैल्शियम की वैलेंसी 2 है और क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दो तो आपको CaCl2 का फॉर्मेशन बनता हुआ दिख जाएगा। तो ये हुआ एसिड बेस रिएक्शन, और एसिड बेस रिएक्शन को ही हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम लोग और 2 रिएक्शन पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कि कैसे एसिड जो है वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है। यहाँ पर जो सबसे पहली बात अपने को सीखनी है वो ये है कि जो मेटल ऑक्साइड होता है वो क्या होता है। तो मेटल ऑक्साइड क्या है, किसी भी मेटल के साथ जब ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, दैट इज MO। M यहाँ पर मेटल है और O यहाँ पर ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर मैं X लिख रहा हूँ और Y लिख रहा हूँ। अब देखो
मुझे इतना पता है कि जो ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है वो 2 होती है, जबकि मेटल की वैलेंसी जो है वो वेरी करती है। जैसे सोडियम की 1 हो गई तो कैल्शियम की 2 भी हो सकती है। जैसे अगर मुझे कैल्शियम का ऑक्साइड बनाना है तो मैं क्या लिखूंगा, CaO। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की जो 2 वैलेंसी थी और कैल्शियम की जो 2 वैलेंसी दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो CaO बनेगा। जबकि मुझे अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, NaO। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 और सोडियम की वैलेंसी 1, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो Na2O बनेगा। तो किसी भी मेटल ऑक्साइड के साथ अब एसिड की रिएक्शन पढ़नी है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर शो करते हैं। तो कल को आपके सामने कभी भी किसी भी मेटल का ऑक्साइड दिख जाएगा तो आप बोल सकते हैं कि उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक। जैसा फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड बोथ न्यूट्रलाइजेज ईच अदर। क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बनाता है, दैट इज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करता है। तो अब यहाँ पर ये जो न्यूट्रलाइज किया है, तो यहाँ पर भी हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कह सकते हैं, क्योंकि मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर का है और एसिड से रिएक्शन कर रहा है। तो इसमें भी सॉल्ट के साथ वाटर का फॉर्मेशन होगा। एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड इज इक्वल टू सॉल्ट एंड वाटर। अब एग्जांपल भी यहाँ पर देख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर का होगा क्योंकि अभी मैंने आपको बताया, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपने को पता है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट, और सॉल्ट के साथ वाटर बनाएंगे। अब यहाँ पर किसी का भी सॉल्ट बनाने का तरीका मैंने बताया था। मेटल का कौन सा चार्ज, कैटायन, मतलब पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से Ca से उठा लो, और एसिड का एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट, तो यहाँ से Cl और CaCl2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स की रिएक्शन बेस के साथ। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या है। जैसा कि हमने मेटेलिक ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ा था कि जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है तो हम उसे मेटेलिक ऑक्साइड बताते हैं। तो जब भी कभी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेता है तो उसे हम नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कार्बन नॉन मेटल है, नाइट्रोजन है, सल्फर है। तो अगर ये नॉन मेटल की जो रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ करा देंगे तो जो अपने को ऑक्साइड मिलेगा उसे हम बोलेंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। जैसे मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, तो ये एसिडिक नेचर के होते हैं। अब यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन के बाद ये सारा रिएक्शन बहुत आसान हो गया, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर रिलीज करते हैं, और एसिड बेस रिएक्शन को ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, दैट इज कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। जैसे कल को मैंने आपसे पूछ लिया CO2, अगर मैंने आपसे बोल दिया N2O5, अगर मैंने आपको बोल दिया तो आप क्या बोलेंगे, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर के होते हैं। SO2 मैंने बोल दिया तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड्स हो गए। तो बेस के साथ नॉन मेटल ऑक्साइड सॉल्ट और वाटर रिलीज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है और नॉन मेटल का ऑक्साइड ये हो गया एसिड। ये आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहा है, सॉल्ट, और सॉल्ट के साथ क्या बनाएगा, वाटर। सिमिलर वे में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है, दैट इज सॉल्ट, एंड वाटर रिलीज कर रहा है। तो यहां तक इस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा। अगर आपको इसमें कोई भी टॉपिक दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपका क्या डाउट है, और हम लोग बाकी के जो इसके टॉपिक्स हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के, वो नेक्स्ट वीडियोस में कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे हाउ स्ट्रॉन्ग्स आर एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। मतलब किसी भी एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन को हम कैसे बता सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। साथ ही साथ पीएच के बारे में जानेंगे और सॉल्ट्स के बारे में पढ़ के उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।